नमस्कार दोस्तों रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर के टिश्यूज पर हमला करने लग जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जोड़ों की परतों को नुकसान पहुंचाता है, जिस कारण से उनमें दर्द और सूजन होने लग जाती है और अंत में इसके परिणाम स्वरूप हड्डियां घिसना या जोड़ों में विकृति होने जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस से जुड़ी सूजन शरीर के अन्य भागों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। गंभीर रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण शारीरिक विकलांगता जैसी समस्याएं भी हो सकती है। दोस्तों, रूमेटाइड शरीर के दोनों तरफ के जोड़ों को एक साथ प्रभावित करता है, जैसे कि दोनों बाजू, दोनों कलाइयां या दोनों घुटने, और इसकी यही खासियत है जो इसको अन्य सभी प्रकार के आर्थराइटिस से अलग करती है। ये त्वचा, आंखें, फेफड़े, दिल, खून या नसों को भी प्रभावित कर सकता है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में आर्थराइटिस होता है और ये अक्सर मध्यम आयु वर्ग में शुरू हो जाता है। वृद्ध लोगों में ये बहुत आम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, रूमेटाइड आर्थराइटिस के मुख्य लक्षण जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होती है, और ये कुछ अन्य सामान्य लक्षण और शरीर के अन्य भागों में सूजन भी दिखा सकता है। दोस्तों, बात की जाए जोड़ों को प्रभावित करने वाले लक्षणों की, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस आमतौर पर शरीर के जोड़ों को प्रभावित करता है और ये शरीर के किसी भी जोड़ों को परेशान कर सकता है। रूमेटाइड अक्सर पहले हाथों और पैरों में छोटे छोटे जोड़ों को प्रभावित करता है। तो बात की जाए दर्द की, रूमेटाइड आर्थराइटिस से जोड़ों का दर्द जुड़ाई होता है और ये दर्द आमतौर पर पीड़ा की तरह महसूस होता है। सुबह के समय या काफ़ी देर तक आराम करने के बाद इसकी स्थिति और बदतर हो जाती है। उसके बाद बात की जाए अकड़न की, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस से प्रभावित जोड़ों में कठोरता या अकड़न महसूस हो सकती है। जैसे अगर आपके हाथ रूमेटाइड से प्रभावित हो गए हैं तो आप उंगलियों की पूरी तरह से मुट्ठी बंद नहीं कर पाएंगे। इसकी अकड़न सुबह के समय या काफ़ी देर तक आराम करने के बाद और भी अधिक गंभीर हो जाती है। सुबह के समय की अकड़न अन्य प्रकार के आर्थराइटिस से जुड़ी हो सकती है, जिसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस के कारण सुबह के समय जोड़ों में अकड़न होती है जो लगभग 30 मिनट तक ही रह पाती है, लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण होने वाली अकड़न ठीक होने में इससे ज़्यादा समय लेती है। और उसके बाद बात की जाए सूजन, लालिमा और गर्माहट की, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस से प्रभावित जोड़ों में सूजन होने लग जाती है, जिस कारण से प्रभावित त्वचा लाल होने लगती है और छूने से दर्द होता है। और दोस्तों, बात की जाए कुछ अतिरिक्त लक्षणों की, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस से ग्रसित लोगों में अन्य कई प्रकार के सामान्य लक्षणों का अनुभव होता है, जैसे कि थकान और एनर्जी में कमी महसूस होना, उच्च तापमान यानी कि बुखार, अधिक पसीना आना, भूख कम लगना और वजन घटना। रूमेटाइड आर्थराइटिस से जुड़ी सूजन कभी कभी शरीर के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे कि शुष्क आंखें, जो कि आंखें प्रभावित होने पर होता है, और सीने में दर्द, जो कि दिल या फेफड़े प्रभावित होने पर होता है। और दोस्तों, बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो अगर मरीज के जोड़ों में 6 महीनों से अधिक समय तक सूजन रही है तो डॉक्टर उसे रूमेटोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं, ताकि निदान की पुष्टि की जा सके और उपचार जल्द से जल्द किया जा सके। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों, रूमेटाइड आर्थराइटिस तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली साइनोवियम पर हमला करती है। साइनोवियम जोड़ों के चारों ओर झिल्ली की एक परत होती है। साइनोवियम में सूजन वगैरह होने के परिणाम स्वरूप अंत में कार्टिलेज और जोड़ों के बीच की हड्डी नष्ट हो जाती है। कार्टिलेज जो है, ये दो हड्डियों को जोड़ने वाले मजबूत और लचीले टिश्यूज होते हैं। जोड़ों को एक साथ थाम कर रखने वाले टेंडन्स और लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है और वे कमज़ोर पड़ जाते हैं, और ऐसे में धीरे धीरे जोड़ अपने आकार और रेखा को खो देते हैं। और उसके बाद दोस्तों, बात की जाए रूमेटाइड आर्थराइटिस के विकसित करने वाले कुछ जोखिम कारकों की, तो सबसे पहले बात करें उम्र की, तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस की शुरुआत होने की सबसे ज़्यादा संभावना 60 साल के बाद होती है। उसके बाद बात की जाए लिंग की, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस के नए मामले पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में पाए जाते हैं। बात की जाए पारिवारिक समस्या की, तो यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो अन्य सदस्यों के लिए भी इसके विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद बात की जाए धूम्रपान की, तो सिगरेट वगैरह का सेवन करना रूमेटाइड आर्थराइटिस के विकसित होने के जोखिम को बढ़ा देता है और रोग की स्थिति को और अधिक बदतर बना देता है। बच्चे को जन्म देने की बात करें, तो जिन महिलाओं ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया उनमें रूमेटाइड विकसित होने के उच्च जोखिम हो सकते हैं, और जो महिलाएं धूम्रपान करती है उनके बच्चों में भी रूमेटाइड आर्थराइटिस विकसित होने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। और मोटापे की बात करें तो वज़न ज़्यादा होना या मोटापा बढ़ना रूमेटाइड आर्थराइटिस के जोखिम को बढ़ा देता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस
एक प्रतिरक्षा प्रणाली का विकार है और इसीलिए इसकी रोकथाम करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि जीवन शैली संबंधी कुछ सावधानियां बरती जा सकती है, जैसे कि स्वस्थ वजन बनाए रखें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो शरीर का अनुचित तनाव उन जोड़ों पर पड़ता है जो जोड़ शरीर का वजन उठाते हैं, और इसीलिए वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का वजन सामान्य होता है उनके शरीर में दवाएं भी अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल घटाने की कोशिश करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में दिल संबंधी बीमारियों और स्ट्रोक वगैरह के जोखिम बढ़ जाते हैं, और इसीलिए एक अच्छा और संतुलित भोजन लेना और कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करें। कुछ प्रमाण बताते हैं कि धूम्रपान करना रूमेटॉइड आर्थराइटिस विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकता है। रूमेटॉइड विकसित होने के बाद भी धूम्रपान करने से उसकी स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। और बात की जाए शारीरिक गतिविधियों की, तो जोड़ों में गति बनाए रखने के लिए शारीरिक गतिविधियां जरूरी होती है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगी है तो व्यायाम उन्हें मजबूत करने में मदद कर सकता है। व्यायाम जिनमें मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता वे सबसे बेहतर व्यायाम होते हैं, जैसे कि स्विमिंग करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का निदान करने में समय लग सकता है और नैदानिक परीक्षणों के निष्कर्षों की पुष्टि के लिए कई लैब टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। निदान करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपके समस्या के लक्षण और पिछली मेडिकल जानकारियाँ पूछेंगे, और इस दौरान डॉक्टर मरीजों के जोड़ों का भी परीक्षण करते हैं। इसमें लालिमा और सूजन और मांसपेशियों की मजबूती वगैरह की जाँच करना शामिल होता है। डॉक्टर प्रभावित जोड़ों को छूकर उनकी गर्मी और छूने पर दर्द वगैरह की जांच करते हैं। साथ ही साथ कुछ इमेजिंग टेस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है, और ये टेस्ट बताते हैं कि रूमेटॉइड ने कितनी क्षति पहुंचाई है और क्षति कितनी गंभीर है। इन टेस्ट में है अल्ट्रासाउंड, एक्सरे परीक्षण और एमआरआई, और ऐसे कुछ प्रकार के टेस्ट हैं जो डॉक्टरों को ये निर्धारित करने में मदद करते हैं कि मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर नहीं। तो दोस्तों, बात की जाए इन टेस्ट की, तो सबसे पहला होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में ये देखने के लिए किया जाता है कि क्या ये एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से प्रभावित होकर शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगता है। उसके बाद बात की जाए एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की, तो ये टेस्ट शरीर में सूजन वगैरह के स्तर की जांच करने के लिए किया जाता है, और इसका परिणाम डॉक्टर को सूजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में बताता है। हालांकि ये टेस्ट सूजन वगैरह का संकेत नहीं देता है। उसके बाद बात की जाए रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट की, तो ये खून टेस्ट होता है जो प्रोटीन की जांच करने के लिए किया जाता है, और इस प्रोटीन को रूमेटॉइड फैक्टर कहा जाता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित लोगों में ये फैक्टर पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए एंटी सिट्रलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट की, यानी कि एंटी-सीसीपी की, तो इस टेस्ट से उन एंटीबॉडीज़ की जांच की जाती है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़े होते हैं। जिन लोगों में ये एंटीबॉडीज़ मिल जाते हैं, आमतौर पर वो लोग इस रोग से ग्रसित होते हैं। और बात की जाए सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट की, तो आपके शरीर में कहीं भी एक गंभीर इन्फेक्शन या सूजन सी रिएक्टिव प्रोटीन बनाने के लिए लीवर को ट्रिगर करती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन का उच्च स्तर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़ा हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कोई इलाज नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज का मुख्य लक्ष्य होता है जोड़ों में सूजन और लालिमा को कम करना, दर्द से राहत दिलाना, दर्द, जोड़ों में क्षति या विकृति के कारण किसी प्रकार की विकलांगता को कम करना, और जोड़ों की क्षति की रोकथाम करना या उनको कम करना। और दोस्तों, बात की जाए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दवाओं की, तो इसके शुरुआती इलाज के दौरान डॉक्टर उन दवाओं को लिखते हैं जिनके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जैसे ही रोग बढ़ता है तो शक्तिशाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात की जाए इम्यूनोसुप्रेसेंट्स की, तो ये दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती हैं, और जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रतिरक्षा प्रणाली विकार होता है और इसीलिए दवाओं की मदद से लक्षणों को कम किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की, यानी कि एनसेड्स की, तो इन दवाओं का प्रयोग दर्द को कम करने और साथ ही साथ सूजन वगैरह को कम करने के लिए किया जाता है। एनसेड्स दवाएं रोग को बढ़ने से नहीं रोक सकती। इन दवाओं की उच्च खुराक लेने से या लंबे समय तक इनको लेने से ये जटिलताएं उत्पन्न कर सकती है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सूजन और दर्द को कम करने के साथ साथ जोड़ों में हो रही क्षति की गति को धीमा करने में काफ़ी प्रभावशाली होती है, और आमतौर पर इनको तब दिया जाता है जब एनसेड्स दवाओं से कोई मदद ना मिल पाए। इन दवाओं से तेज़ी से आराम होने लगता है, और जो कि हफ्ते से महीने तक रहता है, जो लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए रोग संशोधित एंटी रूमेटिक दवाएं, यानी कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स की,
तो इनकी मदद से भी रोग की बढ़ती गति को धीमा किया जा सकता है और साथ ही जोड़ों और अन्य टिश्यूज़ की स्थायी क्षति को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मरीज़ इन दवाओं को शुरुआत में ही लेने लग जाए तो ये और भी अधिक प्रभावी बन सकती है। मरीज़ में लाभकारी लक्षण दिखाने में ये दवाएं 4 से 6 महीने ले सकती है और अगर शुरुआत में भी ये काम करती ना दिखे तो भी ये दवाएं लेते रहना ज़रूरी होता है। इस दवा को लेने का कुल समय आमतौर पर अनिश्चित होता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए ठंड और गर्मी से सेकने की, तो मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होने पर गर्म चीज़ों से सेकने से आराम मिलता है। गर्म पानी में नहाना या शावर लेना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। कुछ लोगों को गर्म पैक का उपयोग करने से भी मदद मिलती है। ठंडे से सेकने से भी दर्द जो है वो हल्का हो सकता है। ठंडे द्वारा सेकने से ठंडे का सुन्न करने का प्रभाव मांसपेशियों में ऐंठन को ठीक कर देता है। जिन मरीजों को सुन्नता वगैरह की समस्या है उनको ठंड वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठंड से सेकने वाले उपचारों में कोल्ड पैक्स, बर्फ मसाज और प्रभावित जोड़ों को ठंडे पानी में भिगोना वगैरह शामिल है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए सर्जरी की, तो अगर ये सभी उपचार मदद करने में विफल हो जाते हैं तो डॉक्टर क्षतिग्रस्त जोड़ों की मरम्मत करने के लिए सर्जरी करने पर विचार करते हैं। दर्द को कम करने या जोड़ों में किसी प्रकार की विकृति को ठीक करने के लिए उपचार के दौरान बीच में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।